हेलो स्टूडेंट्स, टॉप ऑफ फैक्ट्री के न्यू वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के करंट सेशन में हम अपने चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि आज़ादी के बाद, ठीक है, जो कि आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि वेरियस सेक्टर जो थे, एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है, या फॉरेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेमोग्राफिक कंडीशंस के क्या स्थिति थी, ठीक है, व्हाट वर द कंडीशंस ऑफ दोज सेक्टर्स। ओके, और हमने देखा था कि इंडियन इकोनॉमी जो था वो बहुत ही बुरी स्थिति से गुजरा था, ठीक है, ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा। और इसके बाद से जब 1947 हम आज़ाद हो रहे हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, तो इसके बाद से जो पूरा रूल है, ठीक है, जो पूरा पावर है वो हमारे हाथ में जा रहा है, इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में। तो इसके बाद से इंडियन गवर्नमेंट की ग्रोथ स्ट्रेटजी क्या रहती है, ठीक है, क्योंकि देखिए 1947 में आज़ाद हो रहे हैं हम, लेकिन जो सरकार का गठन हो रहा है वो हो रहा है 1950s में, ठीक है, 1950 में जब देश रिपब्लिक हो गया। उसके बाद से ये स्ट्रेटजिकली तरीके से सोचना शुरू किया गया कि अब क्या करना है, देश को आगे ले जाना है इकोनॉमिकली एंड सोशली, दोनों ही एस्पेक्ट में, ठीक है। तो इस प्रेजेंट चैप्टर में जो थीम है इस चैप्टर का, वो थीम ये है कि 1950 से लेकर के 1990 के बीच में, दैट मीन्स इन बिटवीन 1950 टू 1990, व्हाट वर द ग्रोथ स्ट्रेटजीज ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। ओके, इसे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए चैप्टर को शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन इट। तो द लीडर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हैड टू डिसाइड अमॉन्ग अदर थिंग्स द टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम विच सुटेबल फॉर आवर नेशन, ठीक है। तो लीडर्स को एक चीज़ डिस्कस करना था, ठीक है, जब देश आज़ाद हो जा रहा है तो उन्हें एक चीज़ जो डिसाइड करनी थी, वो डिसाइड करना था क्या, इकोनॉमिक सिस्टम। नाउ क्वेश्चन कम्स कि इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो इसे अगर हम सामान्य शब्दों में समझें, इन अ लेमन लैंग्वेज, सो वी कैन से इकोनॉमिक सिस्टम इज अ सिस्टम थ्रू विच पीपल गेट्स अ मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग, ठीक है। तो ये बहुत सी बुक्स में आपको मिल जाएगा डेफिनेशन, लेकिन इससे मीनिंग क्लियर नहीं हो पाता कि इकोनॉमिक सिस्टम है क्या। तो देखिए, इकोनॉमिक सिस्टम क्या है कि किस तरीके से एक कंट्री अपने रिसोर्सेज को क्या करती है, यूटिलाइज करती है बेस्ट से बेस्ट तरीके से, ताकि जो भी उसके लोग हैं उनको क्या मिल सके, जीवन जीने का जरिया मिल सके, जीवन यापन के लिए वो पैसे कमा सकें, ठीक है। दिस इज़ व्हाट इकोनॉमिक सिस्टम इज़ ऑल अबाउट। तो अब जवाहरलाल नेहरू जी हमारे प्रधानमंत्री बन चुके थे सबसे पहले, और उनके सामने एक बहुत बड़ा ये क्वेश्चन था सामने कि अब जो इंडिया आगे बढ़ेगा तो यहाँ कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्ट होगा, ठीक है। जनरली इकोनॉमिक सिस्टम जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक सोशलिस्ट और एक कैपिटलिस्ट, यानी कि एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और एक समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है कि जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड है, रिसोर्सेज है या वॉट एवर, उन सब पे जो ऑनरशिप होता है वो गवर्नमेंट का होता है, ठीक है। और जो आपके कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, यहाँ पे जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, इन सब पे जो अधिकार होता है वो क्या होता है, प्राइवेट ऑनरशिप ज़्यादा होती है, स्टेट ऑनरशिप नहीं होता है। और स्टेट इंटरवेंशन, यानी कि गवर्नमेंट की, सरकार का जो इंटरवेंशन होता है प्रोडक्शन एक्टिविटी में, वो भी क्या होता है, मिनिमम होता है, ठीक है। तो सरकार के सामने ये बहुत बड़ी समस्या आ गई थी कि कौन से टाइप का इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्ट किया जाए जिससे क्या हो, इंडिया तेज़ी के साथ क्या हो, ग्रोथ पैटर्न पे आगे बढ़ सके, ठीक है। अब ये बहुत बड़ा समस्या था क्योंकि हमारे यहाँ जो मैक्सिमम लोग थे वो क्या थे, गरीब थे, ठीक है। तो अब नेहरू जी चाहते थे कि इंडिया में क्या हो, सोशलिज्म हो, समाजवाद हो, लेकिन समस्या ये थी कि जो सोशलिस्ट पैटर्न था इकोनॉमिक सिस्टम का वो हम फॉलो नहीं कर सकते थे। फॉलो इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है कि जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड है वगैरह, बिल्डिंग, वो सब पे जो अधिकार होता है वो गवर्नमेंट का होता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या था कि पहले से लोगों का, जो जमींदार थे या जो बड़े बड़े रिच लोग भी इंडिया में थे, तो उनका तो मालिकाना हक था उनके उन प्रॉपर्टीज़ पे, ठीक है। तो कैसे गवर्नमेंट उनसे क्या कर ले ये चीज़ पॉसिबल नहीं था, ठीक है। और गवर्नमेंट सब कुछ खुद अकेले हैंडल भी नहीं कर सकती थी, ठीक है। तो सोशलिस्ट पैटर्न पूरी तरीके से अडॉप्ट नहीं कर सकते थे। दूसरी तरफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात थी, तो कैपिटलिस्ट पैटर्न भी हमारे अडॉप्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सारा जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता है उस पर अधिकार प्राइवेट ऑनरशिप होता है, ठीक है।
तो प्राइवेट ऑनरशिप अगर पूरी तरीके से हो जाएगा तो जो भी वीकर सेक्शन है या पुअर सेक्शन है कंट्री का वो तो बिना खाए ही मर जाएगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट के सामने एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ था कि अब किया क्या जाए, ठीक है। तो फिर जो भी उस टाइम के स्कॉलर लोग थे वो लोग बैठे, ठीक है, सरकार मीटिंग की, और देन ये डिसाइड हुआ कि हम अडॉप्ट करेंगे किसको, तो हम अडॉप्ट करेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी को, ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है कि ये कॉम्बिनेशन है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एज वेल एज सोशलिस्ट इकोनॉमी का, दोनों का कॉम्बिनेशन है। यानी यहाँ पे स्टेट ऑनरशिप भी होगी और यहाँ पे क्या होगा, प्राइवेट ऑनरशिप भी होगा, दोनों ही क्या होंगे, एक दूसरे के साथ मिले जुले रूप में होंगे। जिससे क्या होगा कि जो गवर्नमेंट है वो पुअर लोग या जो वीकर सेक्शन है उनके वेलफेयर के लिए काम कर पाएगी, ठीक है, और साथ ही साथ जो रिच लोग हैं या जिनकी जो रिक्वायरमेंट है वो उस हिसाब से क्या हो जाएगी, पूरी भी हो जाएगी, ठीक है। चलिए चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। अब ये तो डिसाइड हो गया कि कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम क्या कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं और क्यों कर रहे थे, ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमी इंडिया ने क्या किया, अडॉप्ट करा, और क्यों अडॉप्ट किया गया इस बारे में भी हम लोगों ने क्या किया, चीज़ें डिस्कस कर ली, ठीक है, कि क्या ऐसे रीजंस थे जिनके चलते इंडिया को क्या करना पड़ा, मिक्स्ड इकोनॉमी अडॉप्ट करना पड़ा। अब इसके बाद जो अगला जो पॉइंट था डिस्कशन का गवर्नमेंट के सामने वो था आर्थिक नियोजन यानी इकोनॉमिक प्लानिंग का, ठीक है, कि ठीक है, मतलब अब देश को तो आगे लेके चलना ही है, लेकिन किस तरीके से। मान लीजिए कि आप, अगर मैं आपका एग्जांपल लूँ, आप लोग स्टूडेंट हो, तो अगर आप प्लान कर रहे हो कि एट द ईयर एंड आई वांट टू स्कोर लाइक 90, 95, 100 मार्क्स, तो वहाँ पे क्या है कि यू मस्ट हैव सम प्लानिंग। आपकी कुछ स्ट्रेटजीज होंगी कि ठीक है मैं सेल्फ नोट बनाऊंगा, कंसेप्ट रजिस्टर बनाऊंगा, या चीज़ें हाईलाइट करके या बेहतर तरीके से प्रेजेंट करूंगा पेपर में। तो यू मेक सम स्ट्रेटजी, तुम कुछ प्लानिंग करोगे ना अपने पेपर के लिए। तो यहाँ पर भी तो गवर्नमेंट को प्लानिंग करनी थी कि ठीक है देश को आगे ले जाना है तो इकोनॉमिक प्लानिंग तो करनी पड़ेगी कि किन सेक्टर्स में कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ कौन सी चीज़ें कंस्ट्रक्ट करनी है, हेल्थ में कितना जाएगा, डिफेंस में कितना जाएगा, ठीक है। तो अब एक बात सोचो, आप गवर्नमेंट को तो पूरा देश चलाना है, तो बैठ के अगर वो प्लानिंग ही करती रह जाएगी तो काम कब करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए उसने एक अलग से ऑटोनॉमस बॉडी बनाया जो कि क्या थी, प्लानिंग कमीशन के नाम से जानी गई। प्लानिंग कमीशन का जो गठन हुआ वो हुआ मार्च 1950 में, ठीक है। और इकोनॉमिक प्लानिंग में होता क्या है, तो इकोनॉमिक प्लानिंग में क्या होता है कि एक प्री डिटरमाइन जो भी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हैं उनको गवर्नमेंट आइडेंटिफाई कर लेती है और उनको अचीव करने के लिए क्या की जाती है, प्लानिंग की जाती है कि ठीक है भैया इस तरीके से, जैसे जीडीपी मान लो है, सपोज जीडीपी इफ यू टेक एग्जांपल कि जीडीपी अगर 5% का ग्रोथ रेट पे है अभी और उसे ले जाना है 8% पे या 7% पे, तो उसके लिए गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी क्या रहेगी, वो किन सेक्टर्स में क्या करेगी, इन्वेस्टमेंट करेगी या कहाँ किन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट घटाएगी, ठीक है। तो वो प्लानिंग करके और तब वो क्या करेंगी, जो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव है कि 5 से 7% करना है उसको अचीव करने की क्या करेगी, कोशिश करेगी, ठीक है। तो इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया की बात करें तो इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन 1950 आफ्टर इंडिपेंडेंस। इट वाज डीम्ड नेसेसरी फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द नेशन, ठीक है। तो 1950 के बाद से आर्थिक नियोजन यानी इकोनॉमिक प्लानिंग हमारे देश में शुरू हो रहा है, ठीक है। द प्लानिंग कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन मार्च 1950 बाय अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेजोल्यूशन विद प्राइम मिनिस्टर एज चेयरपर्सन, ठीक है। और इस आर्थिक नियोजन यानी इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए एक प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया मार्च 1950 में, जिसके चेयरमैन जो बने, ठीक है। ये जो चेयरमैन होते हैं प्लानिंग कमीशन के वो कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं हमारे, ओके। द इनिशियल मैंडेट वाज टू एस्टैब्लिश हैवी इंडस्ट्रीज थ्रू पब्लिक इन्वेस्टमेंट एज अ मीन्स फॉर अचीविंग रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। The functions assigned to the Planning Commission were to assess and allocate planned resources, formulate plans and programs for area development, determine implementation methodology, identify resources constraint and appraise and adjust implementation, ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई हैं, इन नटसेल अगर हम समझें तो प्लानिंग कमीशन क्या करती है कि आपके लिए रिसोर्स फैसिलेशन का काम करती है, कि गवर्नमेंट के लिए पूरा ब्लूप्रिंट बना के रख देगी कि भैया आपको क्या करना है, इन सेक्टर्स में इन तरीके से क्या करना है, काम करना है। वो सारी बातें उसमें क्या होती हैं, विथ डिटेल प्लान ऑफ एक्शन वो क्या करती है, गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर देती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ आप लोगों के लिए जो इस साल बोर्ड देने जाएंगे 2020-21 सेशन में, तो आपके लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि प्लानिंग कमीशन को एबॉलिश कर दिया गया था 2015 में, यानी इसको हटा दिया गया
और इसी की जैसे एक नई संस्था, ठीक है, का उदय हुआ, वो आई, और इसे हम जानते हैं नीति आयोग के नाम से। नीति आयोग के बारे में आप लोगों ने न्यूज़ में भी सुना होगा, ठीक है, और उसका फुल फॉर्म भी जान लीजिए, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, नीति आयोग। तो अब एक सवाल ये भी था कि जब ऑलरेडी प्लानिंग कमीशन थी, ठीक है, एक सुपीरियर इंस्टीट्यूशन जो इंडिया के लिए प्लान करती थी, तो फिर नीति आयोग की क्या ज़रूरत पड़ गई, ठीक है, नीति आयोग को क्यों लाना पड़ गया। तो देखिए, जो एक और रीज़न था कि प्लानिंग कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करती थी, ठीक है, उसमें स्टेट इंटरवेंशन नहीं होता था, मतलब स्टेट का पार्टिसिपेशन नहीं था। तो इस तरीके से क्या था कि देश के अंदर रीजनल डिस्पैरिटी भी बढ़ गया था। अगर आप देखें तो सारा जो स्टेट वाइज अगर आप एनालिसिस करोगे इंडिया की, तो आपको हर स्टेट इक्वली डेवलप नहीं मिलेगा। महाराष्ट्र हो सकता है कि बहुत डेवलप हो, लेकिन बिहार की स्थिति आप देख सकते हैं कि हमारे राज्य में क्या स्थिति है, ना इंडस्ट्रीज़ है, ना जॉब है, ना एम्प्लॉयमेंट है, राइट। तो यहाँ पे बोला गया कि नहीं, स्टेट कॉपरेशन भी होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों क्या करें, मिल के काम करें, और इसी के लिए क्या किया गया, नीति आयोग लाया गया, ठीक है। तो नीति आयोग वॉज फॉर्म बाय अ रेजोल्यूशन द यूनियन कैबिनेट ऑन 1 जनवरी 2015। नीति आयोग इज द प्रीमियर पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रोवाइडिंग बोथ डायरेक्शनल एंड पॉलिसी इनपुट्स, ठीक है। देखिए, डायरेक्ट भी करती है, डायरेक्शनल इनपुट भी प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट को, डायरेक्ट करती है, बताती है भैया आप ये करो, इस तरीके से काम करो। इसके साथ साथ पॉलिसी इनपुट कि आप कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट करोगे, ये भी गवर्नमेंट को क्या करती है, नीति आयोग बताती है, ठीक है। वेल डिजाइनिंग स्ट्रेटेजिक एंड long-term policies and program for the government of India. Niti Aayog also provides relevant technical advices to the center and state, ठीक है। तो नीति आयोग क्या करती है, समय समय पे बहुत से टेक्निकल जो एडवाइसेस हैं वो अपने सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को क्या करती है, प्रोवाइड करती है। द गवर्नमेंट इन इंडिया इन कीपिंग विथ इट्स रिफॉर्म एजेंडा constituted the Niti Aayog to replace the Planning Commission instituted in 1950. This was done in order to better serve the needs and aspiration of people of India. An important revolutionary change from the past, Niti Aayog act as a essential platform for the government of India to bring a state to act together, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक लाइन आ रहा है टू, देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो एक सेकेंड, तो मैंने यहाँ हाईलाइट कर दिया एक सेंटेंस को, टू ब्रिंग ए स्टेट टू एक्ट टुगेदर इन नेशनल इंटरेस्ट एंड देयर बाई फॉस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है। तो भारत क्या है, संघों का देश है, संघों का प्रदेश है, राइट। फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम हमारे यहाँ है, यानी कि सेंट्रल लेवल पे एक अलग गवर्नमेंट काम करती है, स्टेट लेवल पे अलग गवर्नमेंट काम करती है। तो ये जो फेडरलिज्म को मजबूत करने के लिए, इस ढांचे को और मजबूत करने के लिए नीति आयोग ने क्या किया कि ये कोशिश किया कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या कर सके, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलके जुल के क्या कर सके, काम कर सके। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नीति आयोग एंड प्लानिंग कमीशन, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि नीति आयोग काम कैसे करती है, तो एट द कोर ऑफ नीति आयोग क्रिएशन आर 2 हब्स, टीम इंडिया हब एंड द नॉलेज एंड इनोवेशन बढ़ाने का है, ठीक है। टीम इंडिया हब जो है हमारी, इसका जो मेन काम है वो है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में क्या करना, कॉपरेशन को प्रमोट करना, बढ़ाना, ठीक है। और जो नॉलेज और इनोवेशन है हब है, ये थिंक टैंक है नीति आयोग का, यानी कि ये काम करता है कि इसके ऊपर जो भी नई चीज़ें हैं, जो नया रिसोर्सेज है, नॉलेज है, स्किल्स है, इसके ऊपर काम करता है कौन, नॉलेज एंड इनोवेशन हब। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं गोल्स ऑफ 5 ईयर्स प्लान पे, गोल्स ऑफ 5 ईयर्स प्लान, ठीक है। तो देखिए, जो प्लानिंग कमीशन है या नीति आयोग है, ठीक है, आज के टाइम में नीति आयोग है, पहले के टाइम में क्या थी, प्लानिंग कमीशन नाम से जानी थी। तो प्लानिंग कमीशन का काम क्या था कि आप जानते हैं कि जो हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट का जो फॉर्मेशन होता है, इट हैपन्स फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 5 ईयर्स, राइट। हर प्रत्येक 5 सालों के लिए सरकार बनती है हमारे यहाँ। तो प्रत्येक 5 साल गवर्नमेंट का काम करने का तरीका क्या होगा या गवर्नमेंट काम कैसे करेगी, ये सब कुछ मेंशन होता है 5 ईयर्स प्लान में, पंचवर्षीय योजना, ठीक है।
तो ये पंचवर्षीय योजना जो है 5 years प्लान, इसको कौन बनाती है? प्लानिंग कमीशन बनाती थी, ठीक है। अ प्लान शुड हैव सम clearly specified goals. The goals of the 5 years plan are growth, modernization, self-reliance and equity. This does not mean the plan have given equal importance to all these goals. Due to limited resources, a choice has to be made in each plan about which of the goal is to be given primary importance. Okay, देखिए, तो बोला है कि 5 years जो प्लान है, पंचवर्षीय योजना, इसके जो मेन जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या गोल्स हैं वो हैं ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। लेकिन इन सारे ही गोल्स को एक साथ अचीव गवर्नमेंट के लिए कर पाना पॉसिबल नहीं था, तो अलग अलग प्लान्स में अलग अलग जो गोल हैं उनको क्या किया गया? प्रेफरेंस दिया गया, ठीक है। सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ योर ग्रोथ। ग्रोथ मीन्स योर इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। यहाँ जो ग्रोथ का मतलब है, वो ग्रोथ का जो मतलब है वो क्या है? इकोनॉमिक सेंस में है, इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ की यहाँ पे बात करेंगे हम लोग। तो इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब जो होता है, ठीक है, वो सीधे सीधे होता है इंक्रीज इन जीडीपी। ओके, दैट इज़ योर इंक्रीज इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है क्या? तो देखिए, हमारे देश के अंदर, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, ठीक है, एक साल के दौरान जितने गुड्स एंड सर्विसेज क्या होते हैं? प्रोड्यूस होते हैं, उन गुड्स एंड सर्विसेज की जो टोटल मॉनेटरी वैल्यू होती है दैट इज़ नोन एज जीडीपी, ठीक है। तो देखिए, जीडीपी को एक बहुत ही बेहतर पैरामीटर माना गया है इकोनॉमिक ग्रोथ का। ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए, जब आपके ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, दैट मीन्स क्या हो रहा है? लेवल ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है, नई नई इंडस्ट्रियाँ लग रही हैं, नई नई इंडस्ट्रियाँ लग रही हैं, लोगों को क्या मिल रहा है? काम मिलेगा, ज़्यादा लोगों को काम मिलेगा, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा, तो फिर क्या होगा? लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो पहले से क्या होगा? इंप्रूव होगा। दैट इज़ वाई सबसे पहला जो फॉरमोस्ट जो गोल था गवर्नमेंट का वो क्या था? इकोनॉमिक ग्रोथ का। कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि आपको याद होगा लेस देन 2% क्या था? जीडीपी ग्रोथ रेट था, और 0.5% के आसपास ग्रोथ रेट था किसका? पर कैपिटा इनकम का, ठीक है। हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस करा था। तो गवर्नमेंट के सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि इस फिगर को क्या करना है? बढ़ाना है। तो ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए कि भाई नई इंडस्ट्रीज़ लगाएंगे, ठीक है, एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करेंगे, इस तरीके से क्या करेंगे हम लोग? ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके अपने इकोनॉमिक ग्रोथ के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट का दैट इज़ योर मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। तो मॉडर्नाइजेशन क्या है? टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज द प्रोड्यूसर हैव टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो देखिए, मॉडर्नाइजेशन जो यहाँ पे आया है एज ऑब्जेक्टिव, इसके दो एस्पेक्ट हैं, टेक्निकल मॉडर्नाइजेशन एंड सोशल मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। टेक्निकल मॉडर्नाइजेशन में क्या था कि हम जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे थे, रेंडर कर रहे थे, तो वो क्या थे कि आउटडेटेड थे। मतलब उस टाइम में ब्रिटेन में या अदर डेवलप नेशंस में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था, तो हमें ज़रूरत थी, हमें नीड थी कि हम क्या कर सकें? हम भी हैवी मशीन्स के थ्रू प्रोडक्शन शुरू करें, ताकि हमारे यहाँ जो बने हुए गुड्स हों वो क्या हो? उस क्वालिटी के हों, ताकि वो क्या कर सकें? कॉम्पीट कर सकें फॉरेन मेड गुड्स के साथ। तो ये था टेक्निकल मॉडर्नाइजेशन का कंसेप्ट। दूसरी जो बात गवर्नमेंट ने की, वो जो बात थी वो थी सोशल मॉडर्नाइजेशन का। सोशल मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है कि चेंज इन द सोशल आउटलुक, ठीक है, फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जैसे मान लीजिए कि जैसे वुमेंस थी, तो जो वुमेंस के कंडीशन थे, क्योंकि आप देख रहे थे कि वुमेंस में जो लिटरेसी रेट था वो बहुत ही ज़्यादा कम था, या उनके साथ घरेलू हिंसा या इन चीज़ों का। तो गवर्नमेंट का ये भी फोकस था कि जो सोशल आउटलुक है, ठीक है, इसको क्या करना है? चेंज करना है, ठीक है। तो मॉडर्नाइजेशन के दो एस्पेक्ट हो गए, मॉडर्नाइजेशन टेक्निकल एस्पेक्ट में और मॉडर्नाइजेशन सोशल एस्पेक्ट में, ठीक है। इसके बाद से जो अगला आपका क्या है? ऑब्जेक्टिव है दैट इज योर सेल्फ रिलायंस, ठीक है। सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है आत्मनिर्भरता, ठीक है। अ नेशन कैन प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ and modernization by using its own resources or by using resources important from other nations, ठीक है। देखिए, कोई भी अगर देश है तो उसके पास दो ऑप्शन है आगे बढ़ने के, या तो अपने यहाँ क्या करो? गुड्स बनाओ,
ठीक है, अपने रिसोर्सेज यूज़ करके, जो भी रिसोर्सेज तुम्हारे पास क्या है अवेलेबल हैं। नहीं तो रिसोर्सेज क्या करो, किसी और देश से उठा करके लेके आओ, इंपोर्ट करो, ठीक है, ताकि क्योंकि रिसोर्सेज तो चाहिए ना आपको, इनपुट चाहिए तभी तो आउटपुट बनेगा, ठीक है। तो सेल्फ रिलायंस में क्या था कि हमारे देश में अगर कोई चीज़ अवेलेबल है, रिसोर्सेज अवेलेबल है, मान लीजिए इससे सिलिकॉन चिपसेट जो होता है ये रिक्वायर्ड होता है मोबाइल फ़ोन से, स्मार्टफोन बनाने के लिए। तो अगर ये सिलिकॉन चिपसेट अगर हमारे यहाँ एडुकेट अमाउंट में क्या हो अवेलेबल हो, तो क्यों चाइना मेड प्रोडक्ट हम लोग बनाएं या खरीदें, ठीक है, राइट। क्या कोई ज़रूरत है? नहीं है। तो अगर आपके पास कोई भी इनपुट अवेलेबल है, रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो गवर्नमेंट की कोशिश होती है कि हम क्या कर सकें, जो भी प्रोडक्ट है उसको यहीं पे बनाएं, ठीक है, ना कि मटेरियल क्या करें फॉरेन से इंपोर्ट करके ले करके आएँ। तो इसमें डिसाइड करना होता है, क्योंकि सेल्फ रिलायंस बहुत बड़ी समस्या थी उस समय में। हम टोटली डिपेंडेंट थे फॉरेन एड पे, असिस्टेंस पे, ठीक है, खाने पीने की समस्या थी उस समय में। तो अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो आप कैसे उठ के खड़े होगे अगर आप किसी पे डिपेंडेंट हो, हाँ, हर चीज़ के लिए, तो फिर आप कैसे, क्या आप खड़े हो सकते हो? नहीं, पॉसिबल नहीं होगा। तो आपको बोला है दी फर्स्ट 5 years प्लान have given importance to self-reliance, which means avoiding import of those goods which could be produced in India itself. तो जो भी चीज़ हम इंडिया में बना सकते थे, ठीक है, उनकी इंपोर्ट पे गवर्नमेंट ने फर्स्ट 5 years प्लान के दौरान पूरी तरीके से रोक लगा दी, ठीक है, कि भैया बाहर से कुछ भी इंपोर्ट नहीं करोगे, जो चीज़ यहाँ पे क्या है बन रहा है या बन सकता है, ठीक है। इट इज़ अंडरस्टैंडेबल दैट द पीपल हु वर रिसेंटली फ्रीड फ्रॉम फॉरेन डोमिनेशन शुड गिव इंपॉर्टेंस टू सेल्फ रिलायंस। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर ऑलरेडी आप खुद सोचो ना कि आप किसी से मांग मांग के अपना लाइफ अगर क्या कर रहे हो, लीड कर रहे हो, कैरी कर रहे हो, और आप फ्री हो गए हो, ठीक है, आप अपने लाइफ अपने तरीके से लीड करना चाहते हो, तो फिर क्या आप चाहोगे कि अगेन आपको किसी और के ऊपर क्या होना पड़े, डिपेंडेंट होना पड़े, ठीक है। फर्दर इट वॉज फियर दैट द डिपेंडेंस ऑन इम्पॉर्टेंट गुड सप्लाईज, फॉरेन टेक्नोलॉजी एंड फॉरेन कैपिटल में make India sovereignty vulnerable to foreign interference in our policies, ठीक है। तो अगर हम अब खाने पीने की चीज़ें क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर फॉरेन से टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर फॉरेन कैपिटल यानी कि विदेश का पैसा हमारे यहाँ लग रहा है, हर चीज़ में विदेश का ही चीज़ से काम चल रहा है, हमारे पास नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जिन देशों का इन्वेस्टमेंट इंडिया में ज़्यादा होगा वो क्या करेंगे, इंडिया के जो इंटरनल मैटर होंगे, पॉलिसीज़ होंगे, इसमें क्या हो जाएंगे, इसमें वो इन्वॉल्व होंगे ना। वो बोलेंगे नहीं तुम ऐसा करो, तुमको ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि हम तुमको फूड सप्लाई करते हैं, ठीक है। इसीलिए जो आपका तीसरा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था वो क्या लिया गया, सेल्फ रिलायंस का, कि नहीं हमें क्या होना है, आत्मनिर्भर होना है इन चीज़ों में। जो लास्ट आपका गोल था वो है इक्विटी, ठीक है, यानी कि समता। इक्विटी मतलब होता है समता, इक्वालिटी मतलब होता है समानता। तो इक्विटी में क्या था कि हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ इनकम डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है। इनकम डिस्पैरिटी का मतलब ये हो गया कि कुछ लोग बहुत अमीर हैं और कुछ लोग क्या हैं, बहुत ही गरीब हैं। इंडिया में आपको लैम्बोर्गिनी वाले भी लोग हैं और इंडिया में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें 2 टाइम का मील्स नहीं मिल पाता है, राइट। तो ऐसे देश में गवर्नमेंट को कुछ तो स्टेप लेना चाहिए कि ये जो इनकम डिस्पैरिटी हो ये पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो सकती, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन कम से कम एक गरीब इंसान के मन में ये होप तो हो कि अच्छा हमें भी, हमारे लिए भी कुछ हो सकता है, हम भी आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इक्विटी का गोल लिया गया, बोला गया कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर दैट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी reach the poor section as well instead of being enjoyed only by the rich. So in addition to growth, modernization and self-reliance, equity is also important. Every Indian should be able to meet his or her basic needs such as food, a decent house, education, healthcare, and inequality in distribution of wealth should be reduced. ठीक है, तो देखिए बोलता है कि ग्रोथ ले लोगे, इकोनॉमिक ग्रोथ आ जाएगा, पैसा आ जाएगा इकोनॉमी के अंदर, मॉडर्न हो जाओगे, ठीक है, 1 लाख 5 लाख का बाइक लेके घूम रहे हो, आप सेल्फ रिलायंस भी हो रहे हो, लेकिन आप ही के बगल में एक घर में किसी के पास खाने के लिए नहीं है, तो क्या फिर आप पूरे देश को बोल पाओगे कि पूरा देश क्या हो गया, डेवलप्ड हो गया? क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए देखिए, तो इसीलिए इक्विटी को गवर्नमेंट ने क्या किया, एक इम्पॉर्टेंट
आपका गोल माना, ठीक है, इकोनॉमिक प्लानिंग का, ताकि क्या हो, हर किसी के पास ये मौका हो, ये चांस हो कि वो भी क्या कर सकें, आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो आज के प्रेजेंट लेक्चर में हमने यही डिस्कस किया कि इकोनॉमिक प्लानिंग के पीछे का जो बैकग्राउंड था वो क्या रहा, ठीक है, और साथ ही साथ जो 5 ईयर प्लान बनाए गए एक प्लानिंग कमीशन के द्वारा, इसके मेन जो गोल्स थे वो क्या थे। ठीक है, इसके साथ ही साथ एक व्यक्ति का नाम मैं आपको बता दूं और इन्हें आप ज़रूर याद भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, पीसी महालनोबिस, ठीक है, इनको आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन प्लानिंग कहा जाता है। ठीक है, पीसी महालनोबिस को, ठीक है, क्योंकि जितना भी इकोनॉमिक प्लानिंग जो शुरू में हुआ, इसका जो बैकग्राउंड था या किस तरीके से चीज़ें होंगी, वो सब पीसी महालनोबिस के द्वारा ही क्या किया गया, डिसाइड किया गया था। ठीक है, तो इन व्यक्ति का नाम आप लोग याद रखिएगा। आगे के लेक्चर्स में, यानी कि जो अगला वीडियो आएगा, उसमें हम लोग देखेंगे कि जो डिफरेंट सेक्टर्स थे, एग्रीकल्चर या इंडस्ट्री या फॉरेन ट्रेड, इन सेक्टर्स में गवर्नमेंट ने आगे कौन से इनिशिएटिव लिए, किस तरीके से काम को आगे बढ़ाया गया। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन हमारे साथ जुड़ने के लिए और फॉर योर सपोर्ट। ठीक है।